हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सप्लोर एकेडमी। आज की आपकी तीसरी क्लास है HPES और नायब तहसीलदार 2025 के कोर्स की हिमाचल जी की। अब इकोनॉमिक्स की आपकी शाम को होगी, जो शेड्यूल अभी तक चला हुआ है। आई होप ये आपने पिछले कल जो आपको काम दिया गया था वो आपने कर लिया होगा। आज हम चर्चा करेंगे HPES PYQ की कैसे आपको करने हैं वो इस क्लास में, और साथ ही साथ में जो रूलर्स रह गए थे हमारे, रूलर्स ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट एंड गमनचन के बारे में देखेंगे। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, और साथ ही साथ में इससे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, द टेन्योर ऑफ संसार चंद, जिसे हम कहते हैं गोल्डन एज ऑफ कांगड़ा। और इसी के टाइम पीरियड में गोरखाओं का भी इन्वेजन होता है। लास्ट में अनिरुद्ध चंद, कहानी खत्म, क्योंकि अंग्रेजों के अधीन आ जाता है ये। और साथ में लास्ट में आपको कुछ एक्सपेक्टेड मेन से क्वेश्चन मिलेंगे। क्लास थोड़ी बहुत लंबी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि आपको सॉल्व कैसे करने हैं PYQ। क्लियर है? तो पिछले कल हमने कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में अभी तक पढ़ रहे थे, जो पहली ही क्लास थी जिसमें हमने देखा था इमरजेंस ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। आई होप कि आपको याद होगा। इमरजेंस ऑफ कांगड़ा की हम बात कर रहे हैं, मीडिएवल स्टेट ऑफ कांगड़ा, कुल्लू और चंबा, उसमें से कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, जो HAS की मेंस की पहली लाइन है, सब यूनिट 3, अगर आपको सिलेबस पता है तो। ये वाले क्वेश्चन जो है हम देखेंगे कैसे करेंगे। डिस्कस क्रिटिकली द रिलेशन ऑफ मुगल्स विद कांगड़ा स्टेट, लेकिन पूछा गया है 1556 से लेकर के 1707 के बीच में। लेकिन ध्यान देने की जो जरूरत है वो ये है कि यहां पर पूछा गया है डिस्कस क्रिटिकली। एक तो डिस्कस भी है, ऊपर से क्रिटिकली भी है। साथ ही साथ में यहां पूछा गया है थ्रो लाइट ऑन। ये डिफरेंट है, बाकियों से बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन करना कैसे है वो अप्रोच हम आज देखेंगे। हमारे पास है एग्जामिन क्रिटिकली, ऊपर था थ्रो लाइट ऑन द इमरजेंस एंड ग्रोथ ऑफ द अर्ली मीडिएवल स्टेट ऑफ कांगड़ा, जो हम पढ़ चुके हैं। इसके बारे में फिर से हम बात करेंगे। और एग्जामिन क्रिटिकली द मुगल्स एंड द हिल स्टेट रिलेशन बिटवीन द पीरियड 1605 से लेकर के 1658, किस तरीके से इनके रिलेशन रहे आपस में, वो चर्चा हम विस्तार से करेंगे। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब अगर ऐसे कोई क्वेश्चन फिर से आते हैं जिसमें ये कीवर्ड्स हैं, तो आप आसानी से उन क्वेश्चंस को टैकल कर लेंगे। लेकिन वही है कि आपको ध्यान यहां पर देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप ध्यान इधर उधर दे रहे हैं तो कहानी डिफरेंट हो जाएगी। और अभी तक के लिए आई थिंक ये इतनी डेमो क्लासेस काफ़ी हैं। डेमो क्लासेस आप एप्लीकेशन पर देख सकते हैं। ठीक है, तो 70 दिन का ये आपका शेड्यूल है, इसको याद रखिएगा अपने हिसाब से। जिसने अभी शुरू नहीं किया है वो शुरू कर लीजिए, अपना एक स्ट्रक्चर बनाइए, अपना एक प्लानिंग बनाइए कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। इस तैयारी के हिसाब से आपके पास 70 दिन है, जिसमें 12 दिन की छुट्टी रहेगी। हो सकता है कि इस दिन भी आपके कुछ ना कुछ काम तो आपको दिया ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि पूर्ण तरीके से छुट्टी रहेगी। लेकिन फिर भी 70 दिन का जो प्लान है, लाइव क्लासेस आपकी 1-2 दिन में शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अभी 2-3 दिन स्टार्टिंग के रिकॉर्डेड क्लासेस चली हुई हैं। सॉल्व PYQ होंगे, जैसे कि हम आज भी मेन से कर रहे हैं। प्रीलिम के हमने इकोनॉमिक्स की आपकी PDF अपलोड कर दी है, हिमाचल जी की तो खैर है ही। प्रीलिम और मेंस की प्रेपरेशन तो होगी ही, क्योंकि जब हम प्रीलिम के क्वेश्चन कर रहे हैं, मेंस के क्वेश्चन कर रहे हैं, बस आपको वो लिखने की जरूरत है। HPES में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम यहाँ पर करवा दें और आप उसको सीधे सीधे सुन करके आप सोचें कि हम क्लियर कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। वास्ट सिलेबस है, और ऊपर से आपकी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। लिखने की जो क्षमता है वो स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, और वो प्रैक्टिस से ही हो सकता है। टेस्ट सीरीज भी आपकी इसी में ही रहेगी। PDF नोट्स आपके दोनों भाषाओं में हम दे रहे हैं। डाउट सॉल्विंग एंड स्ट्रेटेजी सेशन जो है लगातार हो ही रहे हैं। अब डाउट जो है आपके होंगे तो बता दीजिएगा, जितने आपके डाउट्स हैं कोशिश करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा वो सॉल्व कर लें। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास था क्रिटिकली, डिस्कस क्रिटिकली। हमें समझना पड़ेगा कि इसका अर्थ क्या होता है। देखो, अगर आपको ये 3-4 स्लाइड्स हैं, वहां पर आपको थोड़ा कम दिखाई देगा, यानी कि छोटा छोटा रखा हुआ है हमने साइज, क्योंकि हमने सोचा कि एक ही स्लाइड में एक वाला पोर्शन रखेंगे। लेकिन जब हम बात करेंगे, जैसे हम ये टॉपिक की बात करेंगे, तो वहां पर स्लाइड जो है वो यहां पर आपको सीधा सीधा दिखाई देगा कि क्या लिखा हुआ है इसमें। आई होप कि आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है। सॉरी। लेकिन ये जो 2-3 स्लाइड है यहाँ पर थोड़ा छोटा छोटा है, आप एडजस्ट कर लीजिएगा, या आप PDF से देख लीजिएगा। PDF हम टेलीग्राम पर भी अपलोड कर ही रहे हैं वैसे, 1-2 दिन के लिए, और आपके कोर्स में तो खैर ऐड है ही। पहला हमारे पास है डिस्कस क्रिटिकली। देखो, पहले आपको समझना है डिस्कस। डिस्कस का मतलब आप डिस्कशन कर रहे हैं। अब डिस्कशन में जो पहलू निकलते हैं, अब मान लीजिए हमने कहा कि अभी की जो सरकार है वो बहुत अच्छी है, लेकिन दूसरे ही समय में किसी ने कहा कि नहीं नहीं, ये सरकार तो ठीक नहीं है, इसने कुछ नहीं किया है, युवाओं के लिए नहीं किया है, बाकी सब चीज़ों के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन हम कह रहे हैं कि भाई किया है, आपको खुद से करने की जरूरत है, पढ़ो, है ना। ऐसा नहीं है वैकेंसीज निकाली हुई हैं, हम वो पॉजिटिव पक्ष दे रहे हैं, दूसरा व्यक्ति कोई नेगेटिव पक्ष दे रहा है। तो वो क्या हुआ, एक चर्चा ही तो हुई।
आप डिस्कस कर रहे हैं, तो डिस्कस का मतलब क्या हो गया, आप पॉजिटिव पॉइंट भी दे रहे हैं, आप नेगेटिव पॉइंट भी दे रहे हैं, तो वो हो गया डिस्कस। सिंपल है, आपको सिंपल इतना सा पूछा गया, डिस्कस ही पूछा गया, आपको क्रिटिकली नहीं पूछा गया, तो आप यही पक्षों को अपने तरीके से लिखेंगे, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो ये डिफरेंट व्यू पॉइंट देने पड़ेंगे आपको, पॉजिटिव और नेगेटिव देने पड़ेंगे। दूसरा इसी में ही है डिस्कस क्रिटिकली। अब क्रिटिकली का क्या मतलब हुआ, आपको क्रिटिक बनना पड़ेगा। क्रिटिक का मतलब है आपको कुछ एक पॉइंट्स देने पड़ेंगे, जैसे कि डिस्कस स्ट्रेंथ, वीकनेसेस एंड एविडेंस, उसके सपोर्ट में आपको एविडेंस भी देने पड़ेंगे। क्रिटिकली एनालिसिस तो वही मतलब हुआ कि आपने अपने पक्ष में, हमने किसी दूसरे व्यक्ति ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति, वो बहुत खराब है, ये तो डिस्कस कर रहे हैं वो। लेकिन क्रिटिकली इवेल्युएशन अगर अब किया जाए उस चीज का, तो वो कह रहे हैं कि पिछली सरकार ने इतना ऋण दिया था, अगली वाली सरकार के लिए कह रहे हैं मान लीजिए 70,000 करोड़ रुपए का ऋण नेक्स्ट गवर्नमेंट के लिए दिया गया, और इस सरकार ने और ज्यादा ऋण गवर्नमेंट से लिया और कह रहे हैं कि लगभग 20,000 करोड़ और बढ़ गया। ये लोन जो है हमारा वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, और इंटरेस्ट जो दे रहे हैं हम इस पर, वो भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस तरीके से हिमाचल की गवर्नमेंट पर लगभग 92,000 करोड़ रुपए का लोन बन चुका है, जिसमें बहुत ज़्यादा जो पैसा है, और जैसे कि सैलरीज पर जा रहा है, जो कि एक्सपेंडिचर जो आप कर रहे हैं वो आपको देना ही पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड द कमिटेड एक्सपेंडिचर, जो आपको देना ही है, जैसे सैलरी के रूप में है, पेंशन के रूप में है। तो ये बहुत ज़्यादा जा रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट हम कर रहे हैं, इसीलिए हिमाचल प्रदेश में अगर देखें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पर बहुत कम पैसा हमारे पास बचता है। तो ये क्या हुआ, उसने अपने पक्ष में वो डाटा भी शो कर दिया, या ये हमारे पास डाटा था, दैट इज द क्रिटिकल एनालिसिस। तो उसने क्या कर दिया, उसने उस चीज के एविडेंस उसने शो कर दिए, वीकनेसेस बताई, या उसके कुछ एक स्ट्रेंथ भी उसने बता दी। क्लियर? तो दिस इज हाउ वी कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चंस इन विच वी हैव आस्क्ड द डिस्कस क्रिटिकली। ठीक है, डिस्कस क्रिटिकली जिसमें पूछा गया, तो उसमें आप ये चीजें मेंशन कर लीजिए। आपको मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछा गया, डिस्कस क्रिटिकली द इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन डेमोक्रेसी। क्या पूछा गया, डिस्कस क्रिटिकली। अगर पूछा गया था डिस्कस डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ द सोशल मीडिया ऑन डेमोक्रेसी, तो आप क्या बताइए, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन जब आपको ये पूछा गया क्रिटिकली एनालिसिस करना है आपको, यानी कि आपको क्रिटिक तो बनना ही पड़ेगा। अब बताइए कि सोशल मीडिया किस तरीके से अपने एल्गोरिथम का यूज करती है। आपने मान लीजिए कोई एक वीडियो देखी, आपने कोई वीडियो देखी है अभी तक डांस करने वाली, अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे आपको डांस करने वाली वीडियोस शो हो रही हैं, लगातार आपको डांस जो वीडियो है वो शो हो रही हैं। तो वो क्या है, सोशल मीडिया का एल्गोरिथम है, वो आप एविडेंस दे रहे हैं कि आपने कोई मजाक वाली, कॉमेडी वाली कोई वीडियो देखी, तो अब लगातार कॉमेडी वाली वीडियोस आपकी फीड में आ रही हैं। तो वो हुआ, सोशल मीडिया में आप लगातार उस चीज का यूज कर रहे हैं, एल्गोरिथम का, और आप उसके सपोर्टिंग में कोई एक फैक्ट भी दे रहे हैं, लगातार आप एग्जांपल भी उसके साथ में ही दे रहे हैं, एविडेंसेस भी दे रहे हैं। तो ये मतलब हुआ एक का, किसका, डिस्कस क्रिटिकली। एक डिस्कस हो गया, क्रिटिकली हो गया। देखो एक बार में जरूरी नहीं आपको ये समझ में आ जाए, इसके लिए थोड़ा बहुत जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे, उसके बाद की कहानी है कि ये समझ में हमें धीरे धीरे आए, एक बार में समझ नहीं आ सकता है। इसीलिए पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर उसे कोशिश कीजिए कि लगातार उसे इसी तरीके के क्वेश्चन कुछ एक सॉल्व करते रहें, तो ये हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास था थ्रो लाइट ऑन, कि किस तरीके से इमरजेंस हुआ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का, उस पर आपको लाइट थ्रो करनी है। थ्रो लाइट ऑन, है ना, ऐसा ही तो क्वेश्चन है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा भी आ जाए कि थ्रो लाइट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सरदार वल्लभ भाई पटेल ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है, हमें क्या करना है, थ्रो लाइट ऑन, लाइट जला करके आपको बताना है। अब लाइट से क्या करेंगे, आप देखेंगे कि भैया मान लीजिए कोई व्यक्ति आ रहा है सामने से, तो आपने चेहरे पर लाइट लगाई, भैया चेहरे पर दिख रहा है, लाइट लगा रहे हैं ना, थ्रो लाइट, आपने उसका चेहरा देखा, चेहरा पहचान में नहीं आया, लेकिन आपने थोड़ा बहुत देख लिया कि भैया हाँ ये कहानी है, फिर आपने देखा कि कपड़े किस तरीके के पहने हुए हैं, औरत है, मर्द है, कौन है, तो आप क्या कर रहे हैं, लाइट से उसको पहचान रहे हैं, सिंपल तरीके से थ्रो लाइट, यानी कि आप उसकी हिस्ट्री देख रहे हैं। हिस्ट्री से आपको पता नहीं लग रहा है, थोड़ा कल्चर देख रहे हैं, इन द सेंस कि आप पहले देख रहे हैं कि पहले क्या चीजें हुई, जैसे बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड के बारे में आपको डिटेल बतानी है। थ्रो लाइट ऑन द इमरजेंस ऑफ मीडिएवल स्टेट ऑफ कांगड़ा। अब आप क्या कर रहे हैं, वो हिस्ट्री से तो शुरू कर रहे हैं ना, थ्रो लाइट ऑन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो आप पहले वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में बता रहे हैं, फिर उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया, थ्रो लाइट ऑन। तो आपने क्या दिया, थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दिया कि किस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का
रोल रहा फ्रीडम स्ट्रगल में, और साथ ही साथ में उनके बारे में वर्णन कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में अपना रोल निभाया एंड व्हाई इट मैटर्स, ये भी बताना है और ये क्यों जरूरी है। यूज एग्जांपल्स टू मेक इट इजियर टू अंडरस्टैंड। जैसे कि हम बात करेंगे, मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन था मीडिएवल स्टेट ऑफ कांगड़ा, तो उसमें आप एग्जाम्पल शो करेंगे, उसमें आप बताएंगे किस तरीके से मेंशन किया गया है पुराणों में, किस तरीके से आप महाभारत में जिक्र मिलता है, राजतरंगिणी में जिक्र मिलता है, वंशावली में जिक्र मिलता है, आपकी जो यूरोपियन ट्रेवलर्स यहाँ पर आए उनमें आपको मिलता है। इमरजेंस में आप बता रहे हैं कि किस तरीके कौन से राजा हुए और उनके राजाओं के टाइम पीरियड में इंपॉर्टेंट राजा, सिर्फ मान लीजिए संसार चंद के टाइम पीरियड में थोड़ी बहुत चीजें बता दी, गमन चंद के टाइम पीरियड में, क्योंकि उनके टाइम पीरियड में इमरजेंस होता है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का। ग्रोथ तो एक चीज है, ग्रोथ एक चीज है, इमरजेंस एक चीज है, इमरजेंस एंड ग्रोथ, ठीक है, उल्टा बता दिया। पहले क्या होगा, इमरजेंस होगा, उसके बाद ग्रोथ होगी। तो बस वही आपको बताना है। इसमें क्या होगा, इंट्रोडक्शन कैसे देंगे आप, डिफाइन द टॉपिक एंड गिव सब बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड आपने बता दिया। उसके बाद यूज रियल लाइफ केसेस टू इलस्ट्रेट पॉइंट्स, अगर वैसा क्वेश्चन पूछा गया है तो, क्योंकि यहां पर जो क्वेश्चन है दैट इज थ्रो लाइट ऑन द चैलेंजेस ऑफ अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया। अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट, आप बताएंगे किस तरीके से अर्बन मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आई, वो तो है ना, उसका थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट थोड़ा बहुत आप बताएंगे उसके बारे में कि किस तरीके से इंडियन सिटीज में ये वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आ रही है, कि वेस्ट जो जनरेट हो रहा है उसका डिस्पोजल बहुत मुश्किल हो गया है आज के समय में, एंड लैक ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है, ग्रोइंग पॉपुलेशन है, रोल ऑफ इनफॉर्मल वर्कर्स है। इसमें आप एग्जाम्पल दे रहे हैं कि दिल्ली का जो गाजियापुर लैंडफिल है, एफर्ट्स लाइक स्वच्छ भारत मिशन, ये भी कि किस तरीके से उसको इरेडिकेट करने के लिए प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सभी चीजें कहां पर आ जाएगी आपकी, थ्रू लाइट ऑन में। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, लास्ट वॉज एग्जामिन क्रिटिकली। अब कहीं पर एग्जामिन आ रहा है तो आप बताइए, कहीं पर एग्जामिन क्रिटिकली आ रहा है तो वो भी बताइए। क्रिटिक में आपको सिर्फ क्या करना है, उसके सपोर्ट में एविडेंसेस को देना है, आपने कुछ डेटा आपको देना पड़ेगा ताकि वो जस्टिफाई हो जाए चीज जो आप बता रहे हैं वो। नाउ एग्जामिन क्रिटिकली में, एग्जामिनेशन की तरह लीजिए कि आपको एग्जामिन करना है भैया क्या चीजें निकाली हैं आप इस टॉपिक से। जैसे वी हैव द क्वेश्चन एग्जामिन क्रिटिकली द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। आपको क्या बताया, क्वेश्चन है सिंपल सा कि एग्जामिन क्रिटिकली द नेशनल एजुकेशन एनईपी 2020। अब इसमें क्या करेंगे, आप सबसे पहले उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। एग्जामिन करने के लिए एक्सप्लेन भी तो करना पड़ेगा आपको, फिर ही तो आप उसका क्रिटिकली एग्जामिनेशन कर पाएंगे। तो आप क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे टॉपिक को एंड व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट, कि आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को थोड़ा बहुत यहां पर एक्सप्लेन किया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्स टू इंप्रूव एजुकेशन इन इंडिया। तो इसके अलावा तो आप 2-3 लाइनें और भी लिखेंगे, ये तो सिर्फ एक लाइन है। खैर, आपने इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया। नाउ द ब्रेक इट डाउन, इस टॉपिक को थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन कीजिए, इसके फीचर्स के बारे में डिस्कस कीजिए, इसके स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस कीजिए, इसके वीकनेसेस के बारे में डिस्कस कीजिए। एग्जामिन में भी पहले आपको एक्सप्लेन करना है टॉपिक को, फिर आपको स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, ये सारी चीजें बतानी है। क्योंकि अगर आपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को बताया ही नहीं तो आप क्रिटिकली कैसे करेंगे, एग्जामिन क्रिटिकली कैसे करेंगे, तो वो आप नहीं कर पाएंगे। नाउ ये आपने बता दिया, स्ट्रेंथ हो गई, वीकनेसेस हो गई। नाउ यू हैव टू कंपैरिजन एग्जाम्पल और डाटा को, जो क्रिटिकल एनालिसिस है ये आपने बता दिया, लेकिन यहां पर आपको रियल लाइफ केसेस भी देने हैं टू सपोर्ट योर पॉइंट्स। जैसे यहां पर एग्जाम्पल दिया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कि फिनलैंड्स मॉडल शोज सक्सेस विद वेल ट्रेन्ड टीचर्स एंड इक्वल एक्सेस। तो ये कंपैरिजन करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए आप बता रहे हैं, अपने अपने सपोर्ट में आप किसी दूसरे का कंपैरिजन दे रहे कि वहां पर ये चीज सक्सेसफुल हो चुकी है, इसीलिए भारत में भी सक्सेसफुल होने के जिसके चांसेस हैं। खैर, एक क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन पर आते हैं। वी हैव डिस्कस क्रिटिकली, तो उस डिस्कस क्रिटिकली में हमने क्या देखा, आपको डिबेट करना है मल्टीपल व्यू पॉइंट्स में। डिस्कस क्या करना है, आपको डिबेट करनी है मल्टीपल। डिस्कस यानी कि आप डिबेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, गालियां नहीं दे रहे हैं, आप सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं। यहां पर डेप्थ ऑफ क्रिटिक क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। इवेलुएट प्रो एंड कॉन्स जो आपको बताना है, यहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स। एग्जाम्पल क्या देने हैं, यूज कॉन्ट्रास्टिंग केसेस सक्सेस और फेलियर के, अगर आप बता पाते हैं तो। जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट जो आप बता रहे हैं, थ्रो लाइट ऑन, ये उतना ज्यादा जरूरी है नहीं वैसे, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको शुरुआत करनी है। एग्जामिन क्रिटिकली, सिस्टमेटिकली एनालाइज करना है आपको कंपोनेंट्स को, सिस्टमेटिकली एक सिस्टम के तरीके से आपको चीजों को एनालाइज करना है। नाउ वी हैव हाई एक्सेस ईच पार्ट्स,
जो डेप्थ ऑफ क्रिटिक है वो भी यहाँ पर हाई है। आपको हर एक पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से उसका आंकलन करना है। यहाँ पर आपको डेटा देना है, पॉलिसी आउटकम देना है और केस स्टडीज, ये सारे एग्जाम्पल आपको कहाँ पर देने हो रहेंगे, एग्जामिन क्रिटिकली में। क्लियर है। अब क्वेश्चन हमारे पास ये था, अब आपको ये छोटा छोटा दिख रहा होगा, आप पीडीएफ से इसको देख लीजिएगा, क्योंकि हमारा मकसद यही था कि इसको एक ही पीडीएफ में लाया जाए ताकि ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत सिंपल हो जाए सामने वाले के लिए, आपके लिए। नाउ वी हैव द क्वेश्चन, डिस्कस क्रिटिकली द रिलेशन बिटवीन मुगल्स एंड द कांगड़ा हिल स्टेट। क्या है, क्रिटिकली डिस्कस है। अब क्रिटिकली डिस्कस में क्या बता दिया आपने, इसकी थोड़ा थोड़ा बहुत जो है इंट्रोडक्शन दे दिया। इंट्रोडक्शन तो आपको देना ही पड़ेगा डिस्कस में। अब मान लीजिए आपको कहा जाए कि डिस्कस, आप पहले उस टॉपिक के बारे में बताएंगे कि ये टॉपिक है क्या, आपके व्यू पॉइंट से ये क्या कहता है। तो मुगल्स और हिल स्टेट के बीच में 1506 से लेकर 1707 तक के बीच में आप बताएंगे कि 1506 से लेकर के 1707 तक किस तरीके से रिलेशन रहे मुगल्स के हिमाचल के साथ, हिल स्टेट्स के साथ। आप बताएंगे कि डिप्लोमेटिक रिलेशन थे, मिलिट्री जो रिलेशन किस तरीके, थोड़े बहुत मिलिट्री रिलेशन थे, डिप्लोमेटिक रिलेशन थे, कल्चरल एक्सचेंज हुआ, और 1506 से लेकर के 1707 तक ये रिलेशन जो थे वो अप्स एंड डाउन में आपके चलते गए। और एंड में हम देखते हैं कि मुगल्स का जो इन्फ्लुएंस है लगभग खत्म हो जाता है जब डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है मुगल्स का। क्लियर है। तो वो आपने यहां पर बता दिया। जैसे लाइन है, द रिलेशनशिप बिटवीन मुगल्स इन द कांगड़ा हिल स्टेट्स वाज शेप्ड बाय मिलिट्री कैंपेन्स, डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजीज एंड द लोकल रेजिस्टेंस, एंड द मुगल्स वांटेड कांगड़ा बिकॉज ऑफ इट स्ट्रेटेजिक लोकेशन। वो क्यों चाहते थे, क्योंकि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था उनके लिए। एंड स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेस, जो यहाँ पर कांगड़ा का किला था, उसको भी हथियाना चाह रहे थे। बट दे स्ट्रगल टू मेंटेन लॉन्ग टर्म कंट्रोल ड्यू टू जोग्राफिकल चैलेंजेस एंड द रेजिलियंस ऑफ द लोकल रूलर्स। लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म के लिए वो यहाँ पर नहीं आ पाए। ये आपने स्टार्टिंग बता दिया कि आप डिस्कस कर रहे हैं भैया इस टॉपिक के बारे में। अब नीचे आपने बताया डिफरेंट व्यू पॉइंट ऑफ ऑन मुगल्स एंड कांगड़ा रिलेशन। पहला पॉजिटिव एस्पेक्ट, आप क्या बता रहे थे डिस्कस में, यही तो बता रहे थे ना आप, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या रहा, पॉजिटिव एस्पेक्ट रहा इनके लिए मुगल्स और तो स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन इनके द्वारा किया गया। 1620 में जहांगीर ने मुगल्स का डोमिनेंस यहां पर बताया और उन्होंने इस नदर्न इंडिया में कांगड़ा क्षेत्र पर अपना आधिपत्य जमा लिया। अब हो सकता है आप किसी दूसरे तरीके से शुरू कर रहे हैं तो वो कोई दिक्कत नहीं है। इकोनॉमिक गेन्स उनके लिए क्या हुआ कि मुगल्स कंट्रोल्ड रेवेन्यू फ्रॉम द फर्टाइल लैंड्स अराउंड द कांगड़ा, इंक्रीजिंग देयर वेल्थ। जो यहां से है अब रेवेन्यू उनको आ रहा था 1620 के बाद। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अपॉइंटिंग गवर्नर्स, जो किलेदार उनके द्वारा अपॉइंट किया गया, और यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर उनके लिए देना भी आसान हो गया। रेवेन्यू उनको आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो पॉलिसीज है वो यहां पर इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने किलेदार अपॉइंट कर लिया है, और साथ ही साथ में मुगल्स का डोमिनेंस नदर्न इंडिया में हो चुका है। ये पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया। अब आप नेगेटिव एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट में वी हैव कंटिन्यूअस रेजिस्टेंस। उन मुगल्स के लिए आप देखेंगे कि कांगड़ा रूलर्स इंक्लूडिंग जैसे बिधि चंद हो गया, चंद्रभान हो गया, हमीर चंद हो गया, उनके द्वारा गुरिल्ला वॉरफेयर हो जो चंद्रभान ने अपनाया, विधि चंद हो जिन्होंने रिवोल्ट किया और यहाँ के लोकल रूलर को अपने साथ मिला करके मुगल्स के खिलाफ विद्रोह को जगाया, रिपीटेडली रिबेल्ड। नेक्स्ट वी हैव ज्योग्राफिकल चैलेंजेस। जब मुगल्स यहाँ पर आए तो उनके लिए इस टेरेन में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि वो इस टेरेन से उतना वाकिफ नहीं थे। अब हिल स्टेट उतना ज़्यादा रूल करना आसान नहीं है। अगर आप प्लेन एरिया की बात करें तो भैया यहाँ से वहाँ जाना बहुत आसान है, लेकिन हिल स्टेट में ये बहुत मुश्किल है। तो उसी वजह से ही तो चंद्रभान जो है वो गुरिल्ला वॉरफेयर कर पाया। तो हिली टेरेन मेड मिलिट्री कैंपेन्स डिफिकल्ट। यहाँ पर जो ज्योग्राफिकल चैलेंज है उनके लिए लैक ऑफ लोकल इंटीग्रेशन, मुगल्स के साथ मुगल का जो यहाँ से लोकल इंटीग्रेशन था वो बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया कि यहाँ के लोकल लोग उनके साथ जुड़ पाए हो। क्लियर है। और इसी तरीके से रिसेंटमेंट और इंस्टेबिलिटी भी बनी रही। वी हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स। वी हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव। डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन मुगल्स एंड द कांगड़ा हिल स्टेट। ठीक है, मुगल और कांगड़ा हिल स्टेट के बारे में आप बता रहे हैं। तो मुगल्स के लिए एक पॉजिटिव ये था, नेगेटिव ये था। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरे तरीके से इन द सेंस कि हिमाचल के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके, हिल स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से पॉजिटिव था और किस तरीके से नेगेटिव था। तो ये व्यू पॉइंट अलग अलग हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। वी हैव दिस क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द रिलेशनशिप। क्रिटिकल एनालिसिस कहता है कि स्ट्रेंथ्स ऑफ द मुगल स्ट्रेटेजी किस तरीके से थी उनके पास मिलिट्री सुपीरियरिटी थी, यूज ऑफ लोकल रेवलरीज, मुगल्स ने यहाँ के लोगों को डिवाइड कर दिया, जैसे कि रामचंद्र ऑफ गुलेर उसको यूज किया गया कांगड़ा जो अगेंस्ट कांगड़ा रूलर्स।
सिंबॉलिक विक्ट्री थी। जहांगीर जो पर्सनल विजिट टू कांगड़ा था 1622 में डेमोन्स्ट्रेटेड मुगल अथॉरिटी, जो यहाँ पर मुगल्स आए कि अब ये वाला क्षेत्र भी हमारे अधीन ही है। तो ये स्ट्रेंथ थी उनकी, लेकिन उनकी वीकनेसेस भी थी, क्योंकि वो यहाँ पर लॉन्ग टर्म कंट्रोल नहीं बना पाए। डिपेंडेंस थी उनकी, यहाँ पर जो फोर्स थी, किलेदार जो अपॉइंट किया गया था उन पर ही डिपेंड किया करते थे। नेग्लेक्ट अंडर लेटर मुगल्स, और औरंगजेब के बाद जब आए तो यहाँ पर मुगल रूलर जो थे वो कमजोर हो चुके थे। Now we have comparison to other regions. Similar resistance was seen in the Rajput states like Mewar, where Mughals faced challenges in fully integrating local rulers. Unlike Kashmir, where the Mughals successfully maintained control through diplomacy, in Kangra they relied too much on force, leading to repeated uprising. क्योंकि कांगड़ा क्षेत्र में आपको लगातार ही अपराइजिंग तो देखने को मिलती है। आप विधि चंद के टाइम पीरियड में ही देखिए, जगत सिंह के ही टाइम पीरियड में देखिए, ठीक है। आप जो भक्तमल देखते हैं नूरपुर का, उसके बाद वाली जो कहानियां थी उसमें भी तो लोकल रेजिस्टेंस यहां से आपको देखने को मिलता ही है। अब क्या हो सकता है, इस क्वेश्चन को आप किसी दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है ऐसा ही कीजिए। आप बता दीजिए कि कांगड़ा और हिल स्टेट का रिलेशन किस तरीके से था। मान लीजिए आप बता रहे हैं कि स्टार्टिंग बाबर से होती है, लेकिन बाबर का उतना ज्यादा आपको जिक्र नहीं मिलता है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन उसके बाद जो रूलर आए अकबर का भी थोड़ा बहुत कंट्रोल मिलता है कि वो कांगड़ा तक पहुंचा, ज्वालामुखी तक पहुंचा। उनके भी जो रिलेशन रहे कांगड़ा तक आने के, इस क्वेश्चन को ही दूसरी तरीके से करने का तरीका, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका कि आप अकबर के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि अकबर के टाइम पीरियड में वो यहां पर कैप्चर करना चाहता था, लेकिन वो उसकी तमन्ना पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि उसके ही रिश्तेदार अटैक कर लेते हैं उस पर, और जो यहाँ पर भेजे गए थे उनको फिर वापस रिट्रीट करना पड़ता है अकबर की हेल्प करने के लिए। आप बता रहे हैं कि जहांगीर के टाइम पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ, जहांगीर के ही टाइम पीरियड में इंपॉर्टेंट चीजें हुई, क्योंकि उसके बाद जो मुगल्स थे जैसे शाहजहां है, तो शाहजहां के टाइम पीरियड में आपको नहीं मिलता है उतना, है ना। और लेटर जो जहांगीर है उनके टाइम पीरियड में ही ज्यादा मिलता है आपको, जहांगीर, त्रिलोकचंद। क्लियर। तो उनके बारे में आप बताइए कि जहांगीर ने क्या क्या अटेम्प्ट किए, किस तरीके से अटेम्प्ट किए कांगड़ा को कैप्चर करने के लिए। मल्टीपल अटेम्प्ट्स वर मेड बाय द जहांगीर, वो आप बता सकते हैं। फिर उसके बाद औरंगजेब के टाइम पीरियड में देयर वाज अ डिक्लाइन, और क्योंकि उसका फोकस जो था वो डेक्कन की तरफ था, औरंगजेब का हिल स्टेट की तरफ कम था, तो वो भी आप बता सकते हैं। और फिर आप उसको एंड कीजिए जैसा आपको लगता है, लेकिन इसको उस तरीके से कीजिए। डिस्कस आप कर रहे हैं कि ये भी आप बताना पड़ेगा कि पॉजिटिव क्या था, नेगेटिव क्या था, थोड़ा बहुत अगर आप बता पाए तो आप उसी दिशा में हैं, लेकिन क्वेश्चन को करने का तरीका आप पर डिपेंड करता है। थ्रो लाइट ऑन इमरजेंस ऑफ ग्रोथ ऑफ द अर्ली मीडिएवल स्टेट की आप बात बता रहे हैं, तो आप अर्ली रेफरेंस की बात बता रहे हैं, जैसे महाभारत है, यून त्सांग है, फॉरेन इन्वेजर यहाँ पर आए, मोहम्मद महमूद ऑफ गजनी है, तोमर किंग है, मोहम्मद बिन तुगलक हो गया, इन सब के बारे में बता रहे हैं। और आप बता रहे हैं कांगड़ा और मुगल्स के बीच में विधि चंद हो गया, जहांगीर हो गया, और चंद्रभान सिंह हो गया, और साथ ही साथ में विजय चंद, अलमचंद, हमीर चंद, इनके टाइम पीरियड का आप अगर नहीं बता रहे हैं, दैट इज जरूरी नहीं है। आप बताइए कि स्ट्रॉन्ग रिवाइवल दैट वाज मेड, बीच में आप ये बताइए कि देयर वर सम वीक रूलर्स, जो आप एग्जांपल में बता सकते हैं कि वो थोड़े बहुत वीक रूल रहे, लेकिन देयर वाज री एमर्जेंस ऑफ द कांगड़ा हिल स्टेट अंडर का मनचंद एंड संसार चंद, तो वो आप नेक्स्ट लाइन में बता रहे हैं, तो ये आप बता दीजिए। एंड नाउ लास्टली you can do what you can do is example of the कांगड़ा influence। ट्रेड एंड इकोनॉमी के आप बारे में बता रहे हैं, कांगड़ा पेंटिंग के बारे में बता रहे हैं, रिलीजियस एंड आर्किटेक्चर ग्रोथ के बारे में बता रहे हैं कि कांगड़ा का उदय इस तरीके से हुआ थ्रू एमरजेंस ग्रोथ एंड एमरजेंस, ठीक है, एमरजेंस एंड ग्रोथ। क्रिटिकली एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन मुगल्स एंड द हिल स्टेट्स, कब से लेकर 1605 से लेकर के 1658 तक। तो बस आपको यहां पर भी सेम कहानी बतानी है कि आप बताइए मुगल्स का जो एक्सपेंशन है एंड द मिलिट्री कन्क्वेस्ट किस तरीके से हुआ, नूरपुर के साथ, कांगड़ा के साथ और सिरमौर के साथ उनके कैसे रिलेशन थे। सिर्फ आपको ये नहीं बताना है कि अच्छा हिल स्टेट के बारे में था, ये तो जरूरी नहीं है कि हम कांगड़ा के बारे में इसको बताएं, है ना। इसमें तो बहुत कुछ चीजें आ सकती है कि किस तरीके से था, मिलिट्री सक्सेस हुई, स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाया, कल्चर एक्सचेंज किया, चंबा के साथ क्या रिलेशन से, नूरपुर के साथ क्या रिलेशन रहे, वी हैव दिस बैटल ऑफ डलोग, तो वो सब चीजें आप इसमें बता सकते हैं। लेकिन कब तक, वो 1658 तक ही, उसके आगे कहानी नहीं है, और उसके आगे उतना जरूरी है भी नहीं आपके लिए। खैर आज की कहानी पर आते हैं। आज हमने 3 क्वेश्चन देखे, ये क्वेश्चन आपने पीडीएफ से देख लेना, और साथ ही साथ में सेम एज इट इज नहीं करना, अपना दिमाग लगाइए और उससे
क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, वहां से आपको और ज़्यादा आसानी मिलेगी और ज़्यादा आपको पॉइंट्स मिलेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। क्लियर है? ओके तो फर्स्ट वी हैव विजय रामचंद, जहां पर हमने कल कहानी खत्म की थी कि चंद्रभान की कहानी हमने कल समाप्त की थी, लेकिन इससे आगे उतना ज़्यादा ज़रूरी है नहीं। देखिए विजय रामचंद के टाइम पीरियड में क्या हुआ कि ही फाउंडेड विजाईपुर, या उसे कहते हैं बीजापुर ऑन द ब्यास रिवर एज द रॉयल रेजिडेंस। तो उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप इसे याद रख सकते हैं, याद रखने में कोई बुराई है नहीं, तो आप इसको सिंपली याद रखिए, लेकिन ज़्यादा इसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत तो है नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है उदय रामचंद। हिज राइन वॉज पीसफुल एज द कटोच रूरल एक्सेप्टेड मुगल सुजेनिटी। तो ये भी जरूरी नहीं है। एंडेड गुरिल्ला वॉरफेयर एंड बिकम ट्रिब्यूटरी ऑफ द मुगल एम्पायर। ये आप याद रख सकते हैं कि मुगल गुरिल्ला वॉरफेयर अब खत्म हुई, किसके टाइम पीरियड में खत्म हुई? तो उदय रामचंद के टाइम पीरियड में, जो गुरिल्ला वॉरफेयर चंद्रभान के टाइम पीरियड में शुरू हुई थी, अब जाकर खत्म होती है और ये फ्यूडिटरी बन जाता है मुगल एम्पायर का। नेक्स्ट भी है भीमचंद। He fought alongside गुरु गोविंद सिंह अगेंस्ट द राजा ऑफ जम्मू एंड मुगल्स चीफ मियां खान। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं कि ऐसा कांगड़ा का कौन सा राजा हुआ लगभग 1690 के आसपास कि उसने गुरु गोविंद के साथ जम्मू के राजा और मुगल सरदार मियां खान के खिलाफ वो लड़े थे। He adopted peaceful approach, attended the Mughals court and earned the title दीवान। अब दीवान उसके खिलाफ तो लड़ लिए थे, लेकिन वो उन्होंने बाद में पीसफुल अलायंस का ही रास्ता चुना और उन्हें दीवान का टाइटल भी दिया गया। बिल्ट द टेम्पल इन बीजापुर। एक मंदिर बनाया उन्होंने बीजापुर में। उनके एक ब्रदर थे जिनका नाम था कृपाल चंद। उन्होंने भंबर नवानी, ठीक है, बमरन नवानी कुल ये बनाई थी उन्होंने। ये भी आप याद रख सकते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत याद रहता है। सिंचाई नहर बनाई गई थी। आलमचंद है, उन्होंने आलमपुर फाउंड किया नियर सुजानपुर टेहरा। तो बस इतने से याद, नाम से याद रह सकता है आपको, आलमपुर, आलमचंद। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास है हमीर चंद। तो हमीर चंद ruled for 47 years, although the title is recorded little is recorded about his reign। वर्षों तक ये लगभग 47 वर्षों तक चला, लेकिन कुछ खास यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता है। He witnesses the appointment of नवाब सैफ अली खान, which is important। तो अगर आपको ये पता है कि नवाब कब अपॉइंट किया गया, नवाब सैफ अली खान कब अपॉइंट किया गया, कांगड़ा का जो मुगल गवर्नर था, ये कब बनाया गया? तो he was appointed during the time period of Hamir Chand। This is very important। He built a small fort near Hamirpur which gave the town its name। हमीरपुर जो आज का समय है, एक टाउन उसने बनाया, एक छोटा सा फोर्ट बनाया, उसी को आज हम हमीरपुर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अभय चंद और गंभीर चंद। इनके बारे में भी उतना ज्यादा है नहीं जो आपको याद रखना हो। 3 साल के लिए ये रूल करते हैं। इनके द्वारा आलमपुर में ठाकुर द्वारा और तीरा में अभियानमनपुर बनाया, किले का निर्माण किया गया। ये भी उतना ज्यादा अभी पूछा नहीं गया है वैसे। अभया से आप याद रखते हैं, अभया, ठीक है। नेक्स्ट भी है गंभीर चंद। उतना ये भी जरूरी नहीं है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन his sons were set aside and गमन चंद, a son of the शंकर चंद took power। इनका याद रख सकते हैं आप कि ये किसका बेटा था, ये याद रख सकते हैं क्योंकि ये एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है घमन चंद। घमन चंद का राइज कैसे हुआ पावर में? क्योंकि अभी तक जो कांगड़ा था उसके वीक रूलर रहे थे। चंद्रभान के टाइम पीरियड से आप देखेंगे गुरिल्ला वॉरफेयर चला हुआ था और उसके बाद वो गुरिल्ला वॉरफेयर भी खत्म हो जाता है एंड कांगड़ा बिकम ट्रिब्यूटरी ऑफ मुगल एम्पायर। लेकिन अब वो कहानी अलग तरीके से है कि अब कांगड़ा का उदय कैसे हो। कांगड़ा का उदय, अब उसके लिए पहले बेस बनाना भी तो जरूरी है। अभी मुगल्स के चंगुल से छूटना भी तो जरूरी है और ये आइडियल कंडीशन थी कांगड़ा के लिए कि इस समय मुगल्स का डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि मुगल्स ने कांगड़ा को कैप्चर किया हुआ था, लेकिन मुगल्स का ही डिक्लाइन हो गया। तो अब कांगड़ा में जो रूलर आ रहा है वो भी पावरफुल है, घमन चंद है उसका नाम। और इधर से आपका अहमद शाह अब्दाली का भी अटैक हो गया। अहमद शाह अब्दाली का अटैक, मुगल एम्पायर का डिक्लाइन। यहां पर अब घमन चंद के लिए आइडियल कंडीशन बन गई कि वो अपने क्षेत्र को अब सही तरीके से उत्थान की तरफ ले जाए। खैर कांगड़ा फोर्ट तो उसे वापस नहीं मिला, लेकिन काफी जो पोर्शन था वो कंसोलिडेट करने में सक्षम रहा। तो वो बेस तैयार किया है घमन चंद ने, और उस बेस, जब बेस मिल गया
उस पर चढ़ाई जो की वो संसार चंद ने, लेकिन संसार चंद का भी एक पॉइंट आया, उसके बाद वो डिक्लाइन ही वहां पर देखने को मिला। तो कुछ ऐसा करके, क्योंकि अभी डिक्लाइन में था, देखो मुगल एम्पायर नीचे की तरफ, अब बेस बनाई यहाँ पर, गमन चंद बेस बनाएगा, संसार चंद ऊपर जाएगा, उसके बाद डिक्लाइन फिर से, क्योंकि कोई भी पावरफुल रूलर नहीं मिलता है। इतनी सी तो कहानी है, और तो क्या ही है इसमें, बस वो याद रखना है आपको, फैक्ट्स याद रखने हैं कि फैक्ट्स किस तरीके से वो पावर में आया। He came to power during the decline of the Mughal Empire, a time of political instability in India. The Marathas from the south and Ahmad Shah Abdali from north were fighting for the dominance. अब ये दो, इन दोनों ने परेशान कर दिया है मुगल्स को। यहां पर मराठा भी हैं और साथ ही साथ में अहमद शाह दुर्रानी भी है। ये दोनों पावर में आने की कोशिश कर रहे हैं और मुगल एम्पायर को अपना अस्तित्व बचाना कठिन हो रहा है, क्योंकि वो पहले से ही डिक्लाइन में चले हुए हैं। औरंगजेब की डेथ के बाद तो कहानी तो थी ही, वीक कहानी थी उनकी, वीक रूलर थे उनके पास। नाउ इन 1752 द मुगल एम्परर एट दिल्ली सीडेड पंजाब एंड द हिल स्टेट टू अहमद शाह दुर्रानी। पंजाब अलग जो क्षेत्र था उसे अहमद शाह दुर्रानी को दिया जाता है। अब उसी क्षेत्र में ही तो कांगड़ा आता था, लगभग उसी क्षेत्र में आपका कांगड़ा आता था, क्योंकि जो पंजाब का सूबेदार हुआ करता था उसके अधीन जो पहाड़ी वाला इलाका है वो लगभग उसके अधीन ही आता था। खैर जो कांगड़ा का किला था वो तो किलेदार के पास ही था, लेकिन जितना भी लगभग एरिया था जो वहां के लोकल रूलर थे वो पंजाब के किलेदार के ही अधीन आते थे। अब क्या होता है कि ये जो पंजाब वाला जो इलाका है वो दिया जाता है अहमद शाह दुर्रानी को। द weakening Mughal authority gave घमनचंद a chance to reclaim the lost territories, क्योंकि वो जो मुगल्स के अधीन जो टेरिटरी थी, अब घमनचंद को ये आइडल कंडीशन मिल जाती है कि मुगल्स तो अटैक हम पर कर नहीं पाएंगे। अहमद शाह दुर्रानी को ये पता है नहीं। अहमद शाह दुरानी इसी समय आ ही रहा है। He regained much of his ancestors' land except for कांगड़ा फोर्ट for which he remained under Mughals control. तो बहुत सारा इलाका जो था उसने अपने अधीन कर लिया। He maintained contact with the Delhi while strengthening his own position in the region. 1758 में जो दोआब के गवर्नर थे पंजाब के वायसराय अदीना बेगम के अधीन हो गए। जो दोआब का गवर्नर और बाद में पंजाब के वायसराय अदीना बेगम के अधीन हो गए 1758 में और ये वाला क्षेत्र उनके अधीन हो गया। अब अहमद शाह दुरानी अपॉइंटेड हिम एज द नजीब और द गवर्नर ऑफ द जालंधर दोआब, क्योंकि ये पता लग गया कि कांगड़ा इस क्षेत्र में ऐसा कौन व्यक्ति है जो सबसे पावरफुल है, उसी को तो गवर्नर अपॉइंट किया जाएगा ना। अहमद शाह दुर्रानी जिसके पास इतनी सारी भूमि थी, इतना मुगल्स को उसने लगभग हरा ही दिया था और पंजाब वाला क्षेत्र उसके पास था। उसने कहा कि भैया जालंधर दोआब का गवर्नर किसे नियुक्त करना ही पड़ेगा। तो उसने अब जाकर के देखा कि हमारे पास एक बेस्ट जो है वो यहाँ पर जिसका नाम चारों तरफ चला हुआ है वो एक ही है, घमनचंद। तो घमनचंद को अपॉइंट किया जाता है एज अ नजीम और गवर्नर ऑफ द जालंधर दोआब। रेज स्ट्रॉन्ग 4000 मैन आर्मी कंपोज्ड ऑफ रोहिलास, अफगान एंड राजपूत। तो उसके पास एक अच्छी खासी आर्मी हो गई जिसमें 4000 लोग शामिल थे, 4000 सैनिक शामिल थे, रोहिलास थे उसमें, अफगान थे उसमें और राजपूत उसमें शामिल रहे। gained supremacy over the hill state in the Jalandhar circle between the Satluj and the Ravi river। तो वही आपका ये वाला एरिया हो गया, लेकिन उसने सुप्रीमेसी बना करके रखी इस वाले रीजन में। एंड एनेक्स चौकी इन द कुटलेर स्टेट एंड सीज द तालुका ऑफ द पालम फ्रॉम चंबा। अगर आपको ये याद हो, ये पालम आपको याद हो तो अच्छी बात है। पिछले कल ही हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि 3 रीजन है जिसमें एक पालम भी था, लेकिन ये पालम वाला क्षेत्र चंबा ने अपने अधीन कर लिया था। तो अब ये पालम भी उनने घमनचंद ने अपने अधीन कर लिया। चौकी जो कुटलेहर में आता था ये भी अपने अधीन कर लिया। स्ट्रेंथन फतिहार फोर्ट नियर पालमपुर फर्दर सिक्योरिंग हिज कंट्रोल ओवर द रीजन। अब पालमपुर के पास पतिहार किले को मजबूत किया जिससे क्षेत्र में उनका नियंत्रण और ज्यादा सुरक्षित हो गया। डिस्पाइट सेवरल एफर्ट्स ही फेल्ड टू कैप्चर कांगड़ा फोर्ट। कोशिश तो की लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाए, क्योंकि कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर करना उतना ज्यादा आसान था नहीं उस टाइम पीरियड में। अब क्या होता है, अंडर हिज रूल कांगड़ा regained the ancient boundaries and the much of its former prestige। तो अपने शासनकाल में कांगड़ा की ने अपनी प्राचीन सीमाओं और पूर्व गौरव को पुनः स्थापित कर दिया था। द स्टेट विटनेस स्टेबिलिटी एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग इट्स इन्फ्लुएंस इन द नॉर्थ इंडिया। हो सकता है इसमें से एक ये भी हो कि उसका मेन मुद्दा उतना ज्यादा ना रहा होगा, पूरा का पूरा फोकस ये नहीं रहा होगा कि हमें कांगड़ा किले को अपने क्षेत्र में उसे रीगेन करना है, उतना ज्यादा फोकस उस पर ना रहा हो। अगर होता तो क्योंकि उसके पास काफी अच्छी आर्मी रही थी
तो वो कर भी सकता था, कोशिश की भी होगी, लेकिन वो कोशिश का भी तो नहीं वर्णन मिलता है ना, कि उसने अटैक किया हो और उस अटैक को रिट्रीट किया हो, वैसा भी वर्णन नहीं मिलता है। इसका मतलब ये है कि वो उतना ज़्यादा उसके लिए फ्रस्ट्रेटेड नहीं था कि अटैक किया ही जाए। ये भी कहानी हो सकती है। नहीं तो कहीं ना कहीं तो ऐसा जिक्र मिलता कि मुगल्स और गमन चंद आपस में जो मुगल्स किलेदार थे वहां पर, जैसे सैफ अली खान थे, वो आपस में लड़े हो, इतने ज्यादा सिपाही एक दूसरे से लड़े हो, किसी ने हेल्प की हो, तो वो भी हमें नहीं मिलता है वर्णन इसमें, लेकिन बाद में मिलता है। He founded and developed सुजानपुर, later known as the टिहरा सुजानपुर, which became the royal residence for his successor। तो जितने भी वहां पर आए उसके उत्तराधिकारी, उनके लिए वो शाही निवास बना टिहरा सुजानपुर। इनकी डेथ होती है, रूल्ड फॉर 2 डिकेड्स, लगभग 2 डिकेड्स तक रूल करते हैं, और 1774 में इनकी डेथ हो जाती है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट वी हैव संसार चंद, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब 1775 से लेकर 1823 तक, कई बुक्स में आपको 1824 भी मिलता है, कई में 1823 ही मिलता है, ज्यादातर में 23 मिलता है। He became a ruler at young age amidst political instability in the hills in the Punjab under Durrani control। अब क्या होता है, इस समय में वो यंग एज में राजा बन गया। यंग खून है, जैसे ही किसी में यंग खून है तो उसे लगता है कि हम अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, और ऐसा होता भी है। यंग है तो बहुत कुछ करने की भावना आती है मन में कि भैया छोटा एग्जाम तो क्या है, बड़े बड़े एग्जाम हम क्लियर कर लेंगे। लेकिन एक बार फ्रस्ट्रेशन आ गई तो भैया फिर कहानी उल्टी पड़ जाती है। नाउ जस्सा सिंह रामगढ़िया, जो एक पावरफुल सिख चीफ था, इन्वेडेड कांगड़ा हिल्स मेकिंग सेवरल स्टेट ट्रिब्यूटरीज। तो जो जस्सा सिंह रामगढ़िया था वो सिखों का एक सिख सरदार था, सिख सरदार था एक, उसने कांगड़ा वाले इलाके पर, अब कांगड़ा जरूर नहीं आज का कांगड़ा ही था, उसमें बहुत सारा क्षेत्र आता था, ये मानिए आप, ये सोच करके चलिए कि कांगड़ा क्षेत्र पर उसने अटैक किया, बहुत सारे क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया। अब इस समय संसार चंद को बुरा तो लगेगा ही, बोले भैया जस्सा सिंह रामगढ़िया का दुश्मन कौन है? तो दुश्मन है उसका जय सिंह कन्हैया। तो जस्सा सिंह रामगढ़िया वॉज डिफीटेड बाई जय सिंह कन्हैया, शिफ्टिंग कंट्रोल ओवर द हिल स्टेट्स टू द लेटर। अब संसार चंद का मेन ऑब्जेक्टिव था वॉज टू रिक्लेम कांगड़ा फोर्ट, बट फील्ड इन अर्ली अटेम्प्ट्स। कोशिश की गई संसार चंद के द्वारा कि भैया हमको तो अपना किला वापस चाहिए, जब तक वो ना मिला तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन पहले अटेम्प्ट किया, वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ। अब उसने जय सिंह कन्हैया की हेल्प ली। किसकी हेल्प ली, ये जरूरी है, जय सिंह कन्हैया की हेल्प ली कि भैया हमें कांगड़ा का किला वापस चाहिए। ड्यूरिंग दिस सीज सैफ अली खान, जो मुगल किलेदार इस समय था, यह भी याद रखना है कि उस समय मुगल किलेदार कौन था, ठीक है, ये मुगल किलेदार है जो भी है, ये कांगड़ा फोर्ट है। इस कांगड़ा फोर्ट में अभी जो अपॉइंट है वो है सैफ अली खान। तो सैफ अली खान इस किलेदार में अपॉइंटेड है, इसकी मृत्यु हो जाती है, एंड जय सिंह कन्हैया कैप्चर द फोर्ट इंस्टेड। यहां पर थोड़ा बहुत ये भी माना जाता है कि उन्होंने कहा इसके ही बेटे सैफ अली खान के बेटे को जाने दिया जाए और हम इनको ये किला आपको दे देंगे। तो जय सिंह कन्हैया के अधीन आ जाता है। अब आना तो चाहिए था संसार चंद के अधीन, लेकिन जय सिंह कन्हैया के अधीन आ जाता है। अब जय सिंह कन्हैया के अधीन जब आया 1783 में, तो इसके अधीन ये 3 साल तक रहा। 3 साल तक रहा। आफ्टर 3 years of conflict, जय सिंह कन्हैया सरेंडर कांगड़ा फोर्ट टू संसार चंद इन एक्सचेंज फॉर द टेरिटरीज इन द प्लेन। अब संसार चंद ने कहा कि हम आपको टेरिटरीज जो हैं, आप सिख सरदार हैं, आप प्लेन्स में जाइए, वहां पर अटैक कीजिए, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप वो चले गए 1786 में। अब कांगड़ा फोर्ट इनके अधीन आ जाता है। नाउ वी हैव एक्सपेंशन ऑफ द पावर एंड मिलिट्री कैंपेन्स। अब सबसे अच्छा मुद्दा, सबसे अच्छा जो टॉपिक, कैसे करके बेस बनाया गमन चंद ने, पहले नीचे था, बेस बनाया गमन चंद ने, मिलिट्री स्ट्रेंथ थी, लेकिन कांगड़ा फोर्ट नहीं था। संसार चंद ने कहा कि वे सिख की हेल्प लेने की, जय सिंह कन्हैया की हेल्प ली 1783 में। अब जय सिंह कन्हैया के अधीन आ गया, लेकिन जय सिंह कन्हैया के पास ही था, तो 3 साल का कन्फ्लिक्ट चला 1786 में। अब जो फोर्ट था, कांगड़ा किला था, वो संसार चंद के पास वापस आ गया। दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट खत्म। इसको कहा कि आप प्लेन में जाओ। अब पहाड़ी इलाके में कोई नहीं है, क्योंकि वो जय सिंह कन्हैया भी बाहर चले गया। अब पहाड़ी इलाके में कोई भी नहीं है जो इतना शक्तिशाली हो, जिसके पास इतनी आर्मी हो, जिसके पास कांगड़ा का किला हो, एक स्ट्रांग फोर्ट हो। तो वो सब चीजें और किसी के पास नहीं है, बल्कि एक ही है जो संसार चंद है, और ऊपर से उसकी यंग एज। उसने कहा कि बाकी के जो इलाके हैं इन पर सबसे पहले आक्रमण करो। जितना ज्यादा हम कंसोलिडेशन करेंगे, जितने ज्यादा क्षेत्रों को हम अपने क्षेत्र में मिलाएंगे, जितने राजाओं का अधीन करेंगे, वो हमारे लिए अच्छा होगा।
और यही कहानी चली। उसके दरबार में 22 दरवाजे थे, और 22 दरवाजे किसके लिए? वो हिमाचल की प्रिंसली स्टेट्स के जो राजा थे वो वहां पर आते थे शीश नवाने। built a grand darbar hall in Sujanpur Tihra with 22 doors for hill chief to enter and pay homage। तो ये जैसे पहाड़ी सरदारों के लिए 22 द्वार थे ताकि वे श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। श्रद्धांजलि इन द सेंस वैसा नहीं है कि मरने के बाद हो, कि एक राजा के लिए कि हमारे राजा कैसे हो, संसार चंद जैसे हो, तो वैसे ही कहानी कुछ ऐसी थी। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ही डिमांडेड द रिटर्न ऑफ द फर्टाइल लैंड्स अटैच्ड टू कांगड़ा फोर्ट फ्रॉम द लोकल रूलर्स। अब लोकल जो रूलर्स थे, हो सकता है उन्होंने उस दौरान जब कांगड़ा का किला मुगल्स के अधीन था तो लोकल रूलर्स ने उसको अपने अधीन कर लिया था, जो फर्टाइल लैंड थी। अब उसके पास फोर्ट भी आ गया है, इस फोर्ट के आसपास की जो फर्टाइल लैंड है वो भी आ गई है। इससे उसके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ आई, इससे उसके पास इकोनॉमिक स्ट्रेंथ आई। सिर्फ इसी से ही नहीं, बल्कि जो वो लूट कर रहा था उससे भी उसके पास इकोनॉमिक स्ट्रेंथ तो आ ही रही थी, है ना। तो वो इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग हो गया है, पैसे भी उसके पास हैं, फोर्ट भी उसके पास है, मिलिट्री भी उसके पास है, दिमाग भी उसके पास है, सब कुछ है। तो अब तो अटैक करेगा ही करेगा, वो पावरफुल बनेगा, गोल्डन एज कहलाएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी इस टाइम पीरियड में। लेकिन वो कहानी कैसे पहुंची थोड़ा बहुत वर्णन करते हैं। इस दौरान उसने किस किस को हराया? डिफेटेड राज सिंह ऑफ द चंबा, द रूलर, राज सिंह थे चंबा के रूलर, उसको हरा दिया। विद द एड ऑफ द ध्यान सिंह वजीर ऑफ गुलेर। याद रखिएगा कि किसके हेल्प से हराया गया, पहली लाइन प्रीलिम के लिए जरूरी। कैप्चर्ड मंडी, ईश्वरी सेन जो मंडी का था उसको कैप्चर कर लिया नदौन में। सेक्ट हिज कैपिटल, इट्स कैपिटल हेल्ड इट्स रूलर ईश्वरी सेन कैप्टिव फॉर 12 ईयर्स। 12 साल तक इसको कैप्चर बंदी बना दिया गया और जब गोरखा का अटैक हुआ, गोरखों ने इसको छुड़ाया। नेक्स्ट 3 districts of the Mandi, one given to Suket, one to Kullu and one retained। 3 डिस्ट्रिक्ट को कैप्चर किया एंड फेल्ड टू कैप्चर कमलागढ़ फोर्ट डिस्पाइट एफर्ट्स। कमलागढ़ फोर्ट को कैप्चर करने की कोशिश की लेकिन वो उसमें हासिल नहीं हुआ। इन कुटलेहर स्टेट एनेक्स द सदर्न पार्ट, सदर्न हाफ ऑफ द चौकी जो पहले भी था। डिस्पोजिंग द राजा को बेदखल वहां से कर दिया गया। एंड हिज रूल वॉज मार्क्ड बाई डिस्पोटिक कंट्रोल वेयर नो वन डेयर्ड अपोज हिज विल। कैसे ही करता कोई राजा, किस तरीके से, कौन से पॉइंट से चल करके कि भैया हमारे पास ये चीज है, हम उसका विरोध करेंगे। विरोध भी किया लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। संसाचन reign is considered as a golden age in the Kangda history, marked by prosperity and artistic flourishing. His court attached scholars, poets हो गए, painters हो गए, story teller हो गए, soldiers हो गए, earning him comparison to Hatim and Rustam for the generosity and the valor। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये भी पूछा गया है। क्या था ये देखो, कई उनके दरबार में विद्वान, कवि, चित्रकार, कथाकार, सैनिक आते थे जिससे उनकी तुलना हातिम से की गई और रुस्तम से भी की जाती थी, क्योंकि वो इतने दयालु थे या फिर वो इतने स्ट्रांग रूलर रहे, हातिम की उपाधि उन्हें दी गई। तो ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब भी कोई राजा पावरफुल रहेगा, कोई भी व्यक्ति उसके पास आना चाहेगा, चाहे वो स्कॉलर हो, पोइट हो, पेंटर हो, क्योंकि तभी तो उन्हें पैसा मिल पाएगा ना। कोई पेंटर है, उसे पैसा भी तो चाहिए अपनी कला के लिए। अपनी कला का प्रदर्शन वो कितना ही कर पाएगा बिना पैसे दिए हुए। तो उसे वो पैसा चाहिए और इज्जत चाहिए, वो मिलेगी वहां पर जहां पर पैसा होगा। तो सारे विद्वान यहाँ पर आ रहे हैं, कवि आ रहे हैं, मिलिट्री स्ट्रेंथ यहाँ की बढ़ रही है, पेंटर्स आ रहे हैं, तो वो गोल्डन एज ही तो कहलाएगी। और वही यहाँ पर भी हुआ। पेंटिंग फ्रॉम हिज एरा स्टिल प्रिजर्व्ड इन द कांगड़ा। तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में वो अभी भी प्रिजर्व्ड है। यहाँ पर है लंबा गांव गुलेर नदौन in the Lahore museum reflect the artistic richness of his time, and he beautified his kingdom constructing garden notably in Alampur, set to revival of the Shalimar gardens in Lahore। very 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 important। अब जब किसी राजा के पास पैसा है कहीं ना कहीं तो वो लगाएगा ही ना, तो वैसा ही उसने अपने राज्य का ब्यूटिफिकेशन किया। कोई राज्य पैसा है वो दिखता भी तो है ना। किसी राज्य में आप एंटर किए, अरे भैया ये कैसा राज्य है, यहां पर तो बिल्कुल साफ सफाई है। आप दिल्ली में एक क्षेत्र में जाइए, मान लीजिए आप सदर्न दिल्ली में जा रहे हैं, तो सदर्न दिल्ली वाला इलाका हो गया, या फिर जहां पर एयरपोर्ट्स हैं वहां पर जाइए, या एम्बेसी वाला इलाका जो है वहां पर जाइए, वहां पर आपको बिल्कुल साफ सफाई दिखाई देगी, कोई गंदगी नहीं दिखाई देगी, रोड पर कचरा नहीं दिखाई देगा। वो प्रॉस्पेरिटी वाला इलाका है, वहां पर आपको दिखाई देगा कि भैया शान शौकत क्या होती है।
अगर आपको वो वाला इलाका नहीं देखना है तो वापस आ जाइए, जहाँ पर आई थिंक जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो वाला इलाका भी, और जहाँ पर कूड़े के पहाड़ हैं दिल्ली में, गंदी नालियाँ हैं, पानी जो है वो गंदा पानी है, वैसा ही पानी पी रहे हैं, तो वो वाला इलाका, प्रोस्पेरिटी वहाँ पर नहीं है, और वहाँ पर आपको गरीबी दिखाई देगी, और एक तरफ आपको ब्यूटिफिकेशन दिखाई देगी जहाँ पर पैसा होगा। नाउ इनिशियली रूल्ड फ्रॉम द अमतार नियर नदौन, later shifted residence to Tira Sujanpur near Alampur. Next, he ruled uncontested over the hill states for 20 years. लगभग 20 साल में इसके द्वारा यहाँ पर इस रीजन में रूल किया गया, वो भी अनकॉन्टेस्टेड, यानी कि किसी से युद्ध ही नहीं किया गया। और युद्ध करता भी कौन, किसके पास इतनी शक्ति थी कि इसके साथ युद्ध किया जाए। और तो 1803 में ट्वाइस अटेम्प्ट की इसने प्लेन्स को टू रिक्लेम इन्वेड द प्लेन्स टू रिक्लेम लाहौर, बट वॉज थावर्ड बाई द रंजीत सिंह। कोशिश इसने की 1803-4 में, लेकिन इसी समय में रंजीत सिंह का भी उदय हो चुका था प्लेन्स में, जो इसकी गलती रही। प्लेन्स में अटैक करने गया, लेकिन वहां से इसको सफलता हासिल नहीं हुई, बोले भैया वापस चले जाओ। रंजीत सिंह ने इसको वापस भेज दिया। तब तो खैर रंजीत सिंह के साथ इसकी लड़ाई नहीं हुई, लेकिन जो हिल स्टेट थे वो अपने साथ कुछ ना कुछ कहानी तो बनाते ही थे, कुछ ना कुछ तो उन्होंने बनाना ही था कि भैया अब ये पानी जो है वो सिर से ऊपर निकल चुका है। बिलासपुर पर अटैक करता है, बिलासपुर सिटी को जला देता है, पूरे के पूरे शहर को जला देता है। तो ये यहाँ के राजाओं के लिए, बाकी रूलर्स के लिए असहनीय हो गया था। अब उन्होंने सोचा कि हेल्प किसकी ली जाए। उसी समय एक तीसरी पावर भी राइज हो रही थी। एक तो संसार चंद पहले खुद अपने आप में पावर है, दूसरा जो प्लेन वाला इलाका है वहां पर रंजीत सिंह का उदय हो रहा है। हिल एरिया में जो नेपाल वाला इलाका है वहां पर नेपाल किंगडम में गोरखाओं का उदय हो रहा है, और उन्होंने गढ़वाल वाले इलाके पर कैप्चर कर लिया है, सिरमौर वाले इलाके तक वो पहुंच चुके हैं। इसी टाइम पीरियड में 1803-4 में वो सिरमौर तक पहुंच चुके हैं, और ये पता लग चुका है हिल स्टेट्स को कि ऐसी कोई पावर है, गोरखास, अमर सिंह थापा का उदय होना। उन्हें पता लग गया कि ऐसी भी कोई पावर है जो अब संसाचन को हरा सकती है, अब हमें इनकी सहायता लेनी पड़ेगी। तो अब जब ये अटैक करता है, इधर कहलूर पर जब अटैक किया जाता है, इनेक्स द पार्ट ऑफ द सतलुज रिवर रीजन, दिस प्रोवोक्ड रिसेंटमेंट अमंग द नेबरर स्टेट्स, कंट्रीब्यूटिंग टू हिज इवेंचुअल डाउनफॉल, और यही उनके डाउनफॉल का कारण बन जाता है। एक्सेसिव कहते हैं कि भैया बहुत ज़्यादा जो है, बहुत ज़्यादा अगर आप करेंगे किसी भी चीज़ में तो वो हानिकारक हो जाता है। आपको अच्छे अच्छे स्टेप्स लेने होते हैं सोच समझ करके ही। अब गोरखा जो थे नेपाल में इन द लेट 18th सेंचुरी एम टू एक्सपेंड वेस्टवर्ड फ्रॉम गोगरा टू सतलुज, कंकरिंग कुमाऊं, गढ़वाल, सिरमौर एंड शिमला। तो वो इस वाले इलाके में अब उनका पहुंचना हो जाता है। देयर अल्टीमेट गोल वॉज टू एस्टेब्लिश गोरखा किंगडम स्ट्रेंथनिंग फ्रॉम नेपाल टू कश्मीर, कि जितना भी इलाका है ऊपर का उस पर इनका आधिपत्य हो जाए। ठीक है, अब मान लीजिए, सॉरी, जो भी है ये वाला हिमाचल वाला हो गया, ये कश्मीर वाला इलाका हो गया, और इधर आपका कांगड़ा वाला, इससे इधर इधर को आपका कांगड़ा वाला इलाका हो गया, सॉरी नेपाल वाला इलाका हो गया। तो उन्होंने वो सारा के सारा ये कैप्चर करना चाहते हैं और गोरखा किंगडम बनाना चाह रहे थे। द गोरखा साउट रंजीत सिंह सपोर्ट अगेंस्ट द दुर्रानीज इन कश्मीर बट डिक्लाइन ड्यू टू हिज ओन एम्बिशंस टू इन द रीजन। तो गोरखाओं ने कश्मीर में दुर्रानियों के खिलाफ रंजीत सिंह से समर्थन मांगा, लेकिन रंजीत सिंह ने अपने क्षेत्रीय लक्ष्यों से वो उनको इनकार कर दिया कि भाई नहीं, हम आपकी हेल्प नहीं करेंगे। संसार चंद एक्टिवली रेजिस्टेड द गोरखास इनिशियली, लेकिन उसके बाद वो उस चीज को टैकल नहीं कर पाया। नाउ संसार चंद अटैक ऑन कहलू, उसने अटैक किया और वो चीजें वहां पर हो पाई कि अब वो गोरखास, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको मिल गई। द गोरखास सीइंग एन अपॉर्चुनिटी ब्रोक देयर ट्रिटी विद संसार चंद इन 1805 एंड लॉन्च्ड एन इन्वेजन। अब अमर सिंह थापा 40,000 सैनिकों के साथ यहाँ पर कूच करता है, क्रॉसिंग द सतलुज रिवर एट बिलासपुर एंड ज्यूरी सुकेत। He was supported by the hill states contingents who sought revenge against the संसाचन। जो भी पहाड़ी राजा संसाचन के खिलाफ लड़ना चाह रहे थे वो उसका सपोर्ट करना चाहे। चंबा है, मंडी है, बिलासपुर अपने आप में है, तो ये सारे के सारे उसकी हेल्प करते हैं। संसाचन मिलिट्री हैड वीकन ड्यू टू इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स एडवाइज्ड बाय द नवाब गुलाम मोहम्मद ऑफ रामपुर, जिसे रामपुर के नवाब गुलाम मोहम्मद ने सलाह दी थी। अनलाइक हिज फादर एंड ग्रैंडफादर हु रिक्रूटेड रोहिलास, अफगान एंड राजपूत, संसाचन कट मिलिट्री एक्सपेंसेस। अब इससे पहले
जो भी मिलिट्री अपॉइंट में किया गया था, हमने देखा था कि लगभग 4000 जो रोहिला है, अफगान है, राजपूत है, वो घमंड चंद ने अपॉइंट किए थे अपनी मिलिट्री में, लेकिन इसने वो थोड़े बहुत कम कर दिए थे कि भैया हम मिलिट्री की हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हिल स्टेट तो हमारे अधीन ही है, तो वो कम कर दिए, वो भी उसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट बन गया। ही लेफ्ट हिज आर्मी अनप्रिपेयर्ड फॉर द लार्ज स्केल इन्वेजन। अब उसे ये आइडिया तो नहीं था कि हम पर लार्ज स्केल इन्वेजन किया जाएगा, वो पॉसिबिलिटी थोड़ी इसको कम लग रही थी। अब राजा बिलासपुर एंड द बशौली allied with Gorkha chief Amar Singh Thapa, contributing 10,000 men for territorial security। अब यहां पर 40,000 ट्रूप्स पहले से ही अमर सिंह थापा के पास, 10,000 ट्रूप्स और आ गए। चंबा सपोर्टेड द गोरखा सेंडिंग ट्रूप्स अंडर वजीर नाथू। वजीर नाथू भी अब हेल्प कर रहा है इसकी चंबा से। A letter from Amar Singh Thapa to Raja Ranjit Singh mentioned that Katoch troops had seized Palam, but Gorkhas expelled them and occupied Pathiar fort। अब ये जरूरी नहीं है आपके लिए लाइन, ये वाली लाइन, ठीक है। द फर्स्ट मेजर बैटल जो हुई महल मोरिया में हुई। अब संसार चंद ने यहां पर कोशिश की, लड़ा, लेकिन वो उसे रिट्रीट करना, और इतनी बड़ी लार्ज फोर्स है, लगभग 50,000 सोल्जर उनके पास है, गोरखा के पास, और यहां से इसने रिट्रीट कर लिया। द गोरखास एडवांस टू नदौन थ्रेट लिबरेटिंग, जो ईश्वरी सेन 12 साल से वहां पर बंदी थे उनको वहां से रिहा करते हैं। अब ये तो पॉसिबिलिटी है कि मंडी ने भी हेल्प की होगी। Initially, Sansachand stationed himself at Tihra Sujanpur, trying to harass the enemy before retreating to Kangra Fort with his family। अब वो चाहता था कि उनको डराए थोड़ा, लेकिन वो पॉसिबल था नहीं। स्टार्टिंग में टीहरा सुजानपुर में रुका, लेकिन बाद में उसे कांगड़ा के किले में जाना पड़ा। द फोर्ट हैड 12 years वर्थ ऑफ ग्रेन, बट मिसमैनेजमेंट लेड टू रैपिड डिप्लीशन। अब किले में क्या था, 12 वर्ष में चलने योग्य अन्न था, लेकिन कुप्रबंधन के कारण यह जल्दी समाप्त हो गया। उनको उसका प्रबंधन ही करना नहीं आया। हो सकता है इससे पहले भी उन्होंने इतना सोचा ना हो कि हमारे क्षेत्र पर इतना बड़ा लार्ज स्केल पर इतना अटैक हो। नाउ द गुलेरिया राजा संसाचंस रिलेटिव ब्लॉक्ड सप्लाई रूट्स वर्सनिंग द क्राइसिस। अब गुलेरिया राजा संसाचंद जो रिश्तेदार थे, इन्होंने आपूर्ति को रोक दिया। अब उस संकट और गहरा गया। अब खाने के लिए लाले पड़ गए, क्योंकि खाने के लिए भी नहीं है, अब करें तो करें क्या। His harsh rule alienated allies, leading to mass desertion among his own people। उसके कठोर शासन से उनके सहयोगी उनसे विमुख हो गए, जिससे उनकी सेना में बड़े पैमाने पर भगदड़ मच गई। क्योंकि जब भी कोई पावरफुल व्यक्ति होगा, उसे नीचा दिखाने में हमें बहुत ज्यादा मजा आता है। अब लोकल जो रूलर थे उनको लगा कि ये इतना बड़ा राजा बन गया है, अब इसे नीचा दिखाना और ज्यादा आसान हो जाएगा और ज्यादा अच्छा हमारे लिए हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ। आज के टाइम पीरियड में भी आप देखिए, किसी ने सक्सेस हासिल कर ली हो तो उसे नीचा दिखाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। क्योंकि जब आप किसी सक्सेस पर पहुंचते हैं, जब किसी मेहनत करके आप किसी जगह पर पहुंचते हैं, और सेम दूसरा व्यक्ति वैसी ही मेहनत करके उस लेवल तक पहुंचा है, तो एक दूसरे का वो स्ट्रगल समझते हैं। जब वो समझ रहे हैं तो इसका मतलब मजाक उड़ाना या उसको नीचा दिखाना वो मुश्किल हो जाएगा उन दोनों के लिए। लेकिन कोई एक व्यक्ति है जो अपनी मेहनत से यहाँ पर पहुंचा है और दूसरा व्यक्ति यहाँ पर है, तो वो नीचे वाला जो व्यक्ति होगा उसे इसके लिए हानि पहुंचाना बहुत आसान है। कुछ भी बोल देगा इसके लिए कि भैया इसने ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो जो ऊपर पहुंच चुका है व्यक्ति, उसे नीचा दिखाना बहुत आसान होता है निचले तबके के लोगों को। लेकिन जब वही लोग स्ट्रगल करके यहाँ पर पहुंच जाते हैं, तो वो आपस में उसे नीचा दिखाना बहुत असंभव हो जाता है, क्योंकि दोनों ने स्ट्रगल देखा हुआ है। तो वैसा ही आज की डेट में आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया में किसी का भी मजाक उड़ाना बहुत आसान है। कोई सेलिब्रिटी है तो उसका मजाक उड़ाना बहुत आसान है। कोई भी वायरल हो गया है तो उसका मजाक उड़ाना आसान है। मान लीजिए किसी दिन आप वायरल हो गए, अब किसी दिन आपकी जो छवि है वो बहुत अच्छी बन गई। अब कोई आपकी इमेज पर हानि पहुंचाए तो आपके लिए असहनीय हो जाएगा कि भैया हम तो नहीं सहेंगे। लेकिन सहेंगे कैसे नहीं, एक टाइम पीरियड में तो आप भी उसी लेवल पर थे। तो ये चीज़ें सोशल मीडिया पर आसान हो चुकी हैं, क्योंकि वहां पर वो लेवल प्लेइंग जो फील्ड है वो तो है ही नहीं। अगर मान लीजिए ऐसा कहा गया कि जिसके पास जितने पैसे हैं वो उतने ही अपने ही लेवल वाले लोगों का मजाक उड़ाएंगे, सोचिए जरा कितने लोगों का मजाक उड़ा पाएंगे। कितने ही लोग उड़ा पाएंगे ना। टॉप पे जो लोग हैं वो तो मजाक उड़ा ही नहीं पाएंगे एक दूसरे का। उसके निचले वाला जो तबका आता है वो भी एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाएंगे। सबसे निचले वाला जो तबका है, अब गरीब जो तबका बचा हुआ है, जिनके पास उतनी इनकम नहीं है, अब वो किन लोगों का मजाक उड़ाएंगे। सामने वाले की किसी भी चीज पर वो मजाक उड़ाएंगे
वो रियलाइज़ करेंगे कि ये तो हमारे साथ भी सेम ही है, हमारे घर में भी तो खाने के लाले पड़े हुए हैं, हमारे घर में भी तो खाने का सामान है नहीं। गरीब गरीब का मजाक तो नहीं उड़ा सकता है, फिर बहुत कम ऐसे चांसेस हैं। अब ऐसा अगर किया जाए तो वो तो कहानी ही कहाँ चली जाएगी फिर, है ना। चलिए वो कहानी अलग है, यहाँ पर तो क्या कहें, आगे चलते हैं। गोरखास लेट सी टू द कांगड़ा फोर्ट्स फॉर द 4 years बट फेल टू कैप्चर इट। अब गोरखास ने यहाँ पर 4 वर्षों तक घेराबंदी की, लेकिन उसे कैप्चर वो नहीं कर पाए। अब उनकी लूटमार कारण चंबा और जलंधर दोआब के बड़े पैमाने पर पलायन हुआ, जिससे नगर वीरान हो गए। यहाँ पर खेत खलियान जो थे वो खाली पड़ गए, जो खेती हुआ करती थी वो, जिसे फर्टाइल लैंड है इसके आसपास की, जो लोकल रूल के पास थी, अब वो फर्टाइल लैंड भी जो थी वो, वहां पर घास उग रही है, कुछ नहीं हो रहा है। 4 साल बीत गए, 4 साल में कुछ नहीं हुआ इस क्षेत्र में। जो लोग थे वो यहाँ से माइग्रेट हो चुके हैं, नगर झाड़ियों से भर गए हैं, जंगली जानवर स्वतंत्र रूप से घूमने लगे हैं, उपजाऊ भूमि 3 वर्षों तक बंजर पड़ी रही। His chieftains, long oppressed by the संसार चंद, exploited the chaos to reclaim their territories। अब संसार चंद एक किले में बंद है। जब किले में बंद हो गया, जितने भी लोकल रूलर्स उसने अपने अधीन किए थे, जितनी भी टेरिटरी उसने अपने अधीन की थी, वो सारी की सारी अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देती हैं। इनिशियली सप्लाईज जो थी वर smuggled from the Palam, but Gorkhas sealed the river gate, cutting off food sources। अब जो पालम वाला रीजन था, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, इस पालम वाले रीजन से भी यहाँ पर फूड की सप्लाई हो रही थी, लेकिन गोरखास ने ये भी बंद कर दी। अब किले के सैनिक 4 महीनों तक केवल हरी पत्तियों पर जीवित रहे, ये भी बताया गया है। अब हो सकता है भैया कौन सी हरी पत्तियां हैं, कैसी हरी पत्तियां हैं, वो तो वर्णन नहीं किया गया है। हाँ, थोड़ा बहुत खाना बचा होगा, राजा के लिए बचा होगा। अब राजा अपने बारे में तो नहीं बताएगा कि भैया हमारे पास जो है हरी हरी पत्तियां हैं। राजा के लिए हो सकता है भोजन अच्छा हो, बाकियों के लिए थोड़ा बहुत कम कम दिया गया हो, सैनिक हैं, जो भी दरबार में लोग हैं, उनको कम दिया गया हो। लेकिन हिस्ट्री में ये मेंशन नहीं किया जाएगा ना कि उसने सारी की सारी हरी पत्तियां खाई होंगी 4 महीने। तो ये थोड़ा बहुत लगता है कि ऐसा यूज किया गया होगा कि हमने हरी पत्तियां ही खाई सबने, तो वो थोड़ा सा रेयरली लगता है। Desperate Sansachand sought help from the Maharaja Ranjit Singh, offering Kangra fort in return for aid। अब रंजीत सिंह की यहाँ पर हेल्प ली जाती है, भैया किसी ना किसी की तो हेल्प लेनी पड़ेगी। तो कांगड़ा का राजा संसारचंद अब रंजीत सिंह की हेल्प लेता है। 2 बार कांगड़ा की ओर कूच किया, लेकिन दोनों बार पीछे हटना पड़ा। अब जाकर के सेइंग नो रिलीफ, संसारचंद secretly negotiated surrender with the Gorkhas, requesting safe passage for his family. He trickled them by sending non-essential item out during the day while bringing fresh supplies in the inn at night. And disguised as peasants, he and his family escaped to तेहरा सुजानपुर। अब उसने गोरखास को यहाँ पर चकमा देने की कोशिश की कि भैया हम आपके साथ नेगोशिएशन करना चाह रहे हैं, हम आपकी सरेंडर करना चाह रहे हैं, हमें तो कुछ समय दीजिए, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और थोड़ा बहुत खाना अभी के लिए हमें चाहिए, हम एक पूर्ण तरीके से आपको सरेंडर कर लेंगे। तो खाना आ रहा है, जैसे यहाँ पर है, ये ट्रिकल देम बाई सेंडिंग नॉन एसेंशियल आइटम आउट, और उसमें वापस जो है वो खाना वगैरह ला रहे हैं। और इसी दौरान वो भी अपनी फैमिली के साथ उसमें बाहर निकल जाता है, चुपके चुपके से अपनी फैमिली के साथ निकल जाता है और टीरा सुजानपुर पहुंच जाता है। संसारचंद सेंट हिज ब्रदर फतेहचंद टू लाहौर, उसने अपने बेटे फतेहचंद को लाहौर भेजा, वंस अगेन प्लीडिंग फॉर हेल्प। और 1809 में रंजीत सिंह मार्च फ्रॉम द लाहौर टू कन्फ्रंट द गोरखास। अब जितने भी पहाड़ी राजा गोरखाओं से निराश होकर अलग हो गए और अमर सिंह थापा की रसद काट दी, यानी कि सपोर्ट उसको उतनी ज़्यादा वो नहीं दे रहे थे अब अमर सिंह थापा, क्योंकि अमर सिंह थापा का ये बन गया था कि अब हमें सारे इलाके पर कब्जा जमाना है, जबकि हिल स्टेट के राजा जो भी थे उन्होंने उसको बुलाया था हेल्प करने के लिए। अब अमर सिंह थापा चाहता कि भैया पावर तो हमारे पास, ये सैनिक हमारे पास है, अब ये इलाका हमारे पास ही रहे। रंजीत सिंह फोर्स द गोरखास टू लिफ्ट। अब एक ट्रीटी साइन की जाती है, वॉज मीडिएटेड बाई वजीर नाथू ऑफ चंबा एंड द राजा ऑफ गुलेर। रंजीत सिंह ने गोरखाओं की घेराबंदी हटाने पर मजबूर कर दिया और कांगड़ा किला रंजीत सिंह को सौंप दिया गया, जिससे कटोच वंश का कांगड़ा पर शासन समाप्त हो गया और रंजीत सिंह ने संसारचंद की सुरक्षा की शपथ ली और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। संसारचंद ने अटेम्प्ट किया, कोशिश की उसे वापस लेने की, लेकिन वो नहीं हो पाया। एंड दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। Ranjit Singh attacked the Gorkhas, who were already weakened by the disease, forcing them to retreat beyond the Satluj River, और उनको हरा दिया जाता है। He moved toward Kangra town and with Sansar Chand's approval sent Fateh Chand Ahluwalia and Anirudh Chand to demand the fort surrender। अब जहां पर जो वजीर थे नौरंग वजीर ने कहा कि भैया हम फोर्ट आपको नहीं देंगे जब तक राजा ने नहीं कहा, लेकिन एट द एंड
वो फोर्ट जो था उन्हें दे दिया गया था, फोर्ट को सरेंडर कर दिया गया। After receiving order, Sansajan escorted Naurang out, allowing Ranjit Singh forces to take possession of the Kangda fort. इतना ही बनाइएगा यहाँ से। अब संसाचंद जो है वो कहाँ पर चला जाता है, सुजानपुर टिहरा में, वेयर ही एनुअली ट्रेवल्ड टू लाहौर टू पे रिस्पेक्ट टू रंजीत सिंह फियरिंग इम्प्रिजनमेंट। तो वो वहां पर चले जाता था। ओवर द टाइम रंजीत सिंह एटीट्यूड टूवर्ड संसाचंद बिकम इंक्रीजिंगली ह्यूमिलेटिंग, सब्जेक्टिंग हिम टू वेरियस इंडिजिनिटीज। तो किस तौहीन सहनी पड़ रही थी उसे, और विभिन्न प्रकार की तौहीन उसे सहनी पड़ रही थी। अब उन्होंने ये भी कह दिया था कि भाई जब अगला राजा बैठेगा तो भैया उसे पैसे तो देने ही पड़ेंगे हमें। इसी दौरान 1820 के दौरान ही, जब खत्म ही हो रहा था संसाचंद का टाइम पीरियड, उसकी मौत नजदीक आ रही थी, तो जून 1820 में ब्रिटिश ट्रेवलर जो विलियम मूरक्राफ्ट थे वो यहाँ होकर के आते हैं, विजिट टिहरा सुजानपुर, वेयर से संसाचंद वेलकम्ड हिम विद काइंडनेस इन द जेनरसिटी। अब इन्हीं की बाय दिस टाइम संसाचंद हैड मूव टू आलमपुर चले गए, फिर अबंडरिंग हिज पैलेस इन टिहरा सुजानपुर। Now he was only 54 years old. Years of defeats and misfortune had softened his character. His revenues declined from 35 lakh to due to sick taxation, but he still retained considerable resources in the loyal peasantry. However, Sansachand's pride prevented him from making necessary sacrifices to maintain rule. तो ये लास्ट वाली जो कहानियां हैं ये तो उतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अब इसी के दौरान एक मूरक्राफ्ट मेडिकल इंटरवेंशन होता है, जब ये भी ज़रूरी है यहाँ से कि किसके द्वारा वो मेडिकल इंटरवेंशन किया गया था। संसारचंद का यंगर ब्रदर है फतेहचंद, वो बीमार पड़ गया, इसकी हेल्प किसके द्वारा की गई, मूरक्राफ्ट ने मेडिकल ट्रीटमेंट दी। तो अब जाकर के संसारचंद मेंटेन अ मिलिट्री फोर्स अंडर द कमांड ऑफ एन आयरिश ऑफिसर जिनका नाम था ओब्रायन। तो ये भी कई बार आ जाता है एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि लास्ट टाइम पीरियड में जब वो अब डिक्लाइन होने जा रहा है फिर जाकर उसकी मृत्यु होती है संसारचंद की। Now, like Jagat Singh of the Nurpur, Sansachand was celebrated as both as a warrior as an able administrator. जैसे जगत सिंह था, under his rule, Katoch dynasty reached its peak. What his over ambitions led to its downfall. ओवर एम्बिशंस, क्योंकि हमें और ज़्यादा चाहिए और ज़्यादा चाहिए, तो वही उसे डिक्लाइन का कारण बनता है। डिस्पाइट हिज फेलियर, संसारचंद रिमेन अ लेजेंडरी फिगर इन द कांगड़ा's हिस्ट्री, नॉन फॉर कल्चर पैट्रोनेज, मिलिट्री prowess एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। लास्ट है हमारे पास अनिरुद्ध चंद। अनिरुद्ध चंद जब राजगद्दी पर बैठता है तो उसे 1,20,000 देने पड़ते हैं एट सिख कोर्ट, तभी जाकर के वो वहां पर राजगद्दी पर बैठ पाया। इसका जो आगे बेटा रहा। एक मैरिज कन्फ्लिक्ट भी यहां पर हुआ। राजा ध्यान सिंह प्रपोज्ड हिज सन मैरी संसारचंद्स डॉटर, विच अनिरुद्ध सा एज एन इंसल्ट। और ये किया भी किसने था, राजा रंजीत सिंह ने, कि राजा ध्यान सिंह है उनके जो बेटे हैं शादी की जाएगी, सन मैरी संसारचंद्स डॉटर। अब क्या होता है कि वो यहां से भाग जाता है। अनिरुद्ध चंद मूव हिज प्रॉपर्टी एंड फ्लेड टू ब्रिटिश कंट्रोल्ड लैंड। ब्रिटिशर के अधीन जो लैंड थी वहां पर चले जाते हैं। बोले भैया हम तो शादी नहीं करवाएंगे, और उसकी अपनी बहनों की शादी करवा देता है वो राजा ऑफ टिहरी गढ़वाल से। अब क्योंकि वहां पर फतेहचंद तो था ही, फतेहचंद था, उसका भाई संसारचंद का भाई फतेहचंद, संसारचंद का बेटा अनिरुद्ध चंद, संसारचंद की बहनों की शादी का प्रपोजल हुआ था, तो वो यहां से भाग जाता है। और फतेहचंद ब्रदर ऑफर्ड हिज ग्रैंड डॉटर टू हीरा सिंह एंड वॉज गिवन राजगीर एज अ जागीर, बट डाइड सून आफ्टर। अब महाराजा रंजीत सिंह का 1833 में सेंट सुचेत सिंह टू एस्कोर्ट अनिरुद्ध टू लाहौर, वेयर दे रिसीव्ड जागीर। अब ब्रिटिश यहाँ पर कन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है। कहानी यहाँ पर ये थी कि ब्रिटिशर्स का आधिपत्य तब होता है जब एंग्लो सिख वॉर में सिखों को हरा दिया जाता है। 1848 में कांगड़ा बिकम अ फ्यूडेटरी ऑफ ब्रिटिशर्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। इससे इतर कुछ क्वेश्चंस हैं के बारे में, ये आपको करने हैं। क्वेश्चन है, discuss the key features of the Sansachand's golden age in Kangda. What cultural, administrative and the military achievements marked his reign? Analyze the factors that contributed to Sansachand's ambitions to expand the dominion into the Punjab and why his attempt ultimately failed. तो इस तरीके से कुछ एक क्वेश्चन है 5-6। इन क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। कैसे इनको लिखेंगे आप, तो ये आपका काम है। आज की क्लास यहीं तक सीमित करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, इकोनॉमिक्स की तीसरी क्लास।
हमने कल पढ़ा नेशनल इनकम के बारे में, उसका थोड़ा बहुत पोर्शन रहा हुआ है। जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा, कैलकुलेशन किस तरीके से की जाएगी, जीडीपी में क्या शामिल होता है, जीडीपी जीबीए में क्या फ़र्क होता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू।